हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता शुक्ला, क्लास 12th में बच्चों आप लोगों का चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत आप सभी पढ़ रहे हैं, जो आपका यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 5 है। तो क्लास 12th में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज उसी चैप्टर में जो रोग के बारे में आपको बात करनी है, डिजीजेस के बारे में, उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इस चैप्टर में मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों में और मॉर्गन के द्वारा किए गए जो प्रयोग थे उनके बारे में आपको बात करनी है। जो आपका कॉन्सेप्ट मॉर्गन द्वारा किया गया प्रयोग और मेंडल के द्वारा किया गया प्रयोग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ना है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीमोफीलिया के बारे में बात करें। किसी भी बच्चे को यदि कोई कंफ्यूजन है मेंडल के प्रयोग में या मॉर्गन वाले प्रयोग में, है ना, या वंशागति के जो नियम बताए गए उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया क्या होता है? इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, यानी कि अप्रभावी रोग है ये। और सेक्स लिंक्ड का मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन अटैच्ड होता है। पहली लाइन से ही समझ में आ रहा है कि जो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो जो हीमोफीलिया का जीन है उसकी स्थिति जो है वो लोकेशन के आधार पे वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इस रोग की समस्या क्या है? इस रोग की समस्या ये है, द डिफेक्टिव इंडिविजुअल, यानी जिस व्यक्ति को ये रोग है, कंटिन्यूअसली ब्लीड टू अ सिंपल कट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति इस डिजीज से ग्रसित है या जिस व्यक्ति को ये रोग है, वो व्यक्ति एक साधारण कट लग जाने पर भी निरंतर उसके शरीर से रक्त का स्त्राव होता रहता है, यानी कि ब्लीडिंग, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है। और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने का मतलब क्या है? यदि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि हीमोफीलिया वाला व्यक्ति है, उसको चोट लगी, मान लीजिए सर ही फूट गया, सर खुल गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो अपने आप सामान्य तौर पर उसका घाव नहीं भर सकता, सामान्य तौर पर उसकी ब्लीडिंग भी नहीं रुक सकती, क्योंकि उसके शरीर में एक ऐसे सिंगल प्रोटीन की कमी है या एक ऐसा सिंगल प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो अफेक्टेड होता है इस बीमारी में। द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर अटैच्ड होता है और इस डिजीज में, इस प्रकार के रोग में, अ सिंगल प्रोटीन दैट इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इस रोग में एक वही सिंगल प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में, वही अफेक्टेड होती है। द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ये डिजीज जो है कैरियर फीमेल से, यानी कि वाहक महिला से उसके बेटे को ट्रांसफर हो सकती है। मेल प्रोजेनी का मतलब है कि सन को ट्रांसफर हो सकती है। संभावनाएं दूसरी भी होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि स्पेशली
कि किस किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी जो ट्रांसफर होना है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ये रोग ट्रांसफर होता है, तो इसमें कैसे कैसे ट्रांसफर होता है और क्या संभावनाएं होती हैं। ये पॉइंट्स आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं बच्चों, उसको समझेंगे। देखिए, हीमोफीलिया जो है एक ऐसा रोग है कि हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन और चेंज। किसी भी प्रकार का चेंज होता है, एक स्पेशल प्रकार का चेंज होता है जब हीमोफीलिया रोग आता है इन वन ऑफ द जीन्स। कुछ जीन्स में, एक ऐसी जीन्स में क्या चेंज हो जाएगा, ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर वाला प्रोटीन मिसिंग हो जाएगा जिससे ब्लड क्लॉट होते हैं। तो इस तरीके के चेंज से क्या होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता प्रॉपरली, या वो मिसिंग होता है ना। और ये जीन्स लोकेटेड होता है किस पर, एक्स क्रोमोसोम पर। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। हीमोफीलिया जो है वो एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर। प्राइमरीली क्या है, अफेक्टिंग मेल्स। प्राइमरीली, प्राथमिक तौर पे ये मेल्स को अफेक्ट करता है। और उसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जिसका नाम है फैक्टर 8, दैट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ब्लीडिंग। और ये फैक्टर 8 को आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कह सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि बार बार इस प्रोटीन की बात हो रही है, लेकिन वो कौन सा प्रोटीन है, मुझे उसका नाम भी जान लेना चाहिए। तो आप उसको फैक्टर 8 भी लिख, मतलब फैक्टर रोमन नंबर्स में 5 और 3 लाइन्स बना करके फैक्टर 8 भी लिख सकते हैं। उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी लिख सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है दैट इज डिफिशिएंट और डिफेक्टिव इन पेशेंट्स विथ क्लासिकल हीमोफीलिया, है ना। फैक्टर 8 जो है वो प्लाज्मा में ऐसे एसोसिएटेड होता है कि जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की जो क्षमता है वो नहीं हो पाती, मतलब ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता है। तो अगर छोटा सा भी कट लग जाता है तो उसमें क्या होता है, छोटा सा भी कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती रहती है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है ना। तो जब प्रॉब्लम की अगर जड़ में जाके देखा जाए तो क्या स्थिति हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, हम 2 इंडिविजुअल को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक हम ऐसा लेते हैं, मेल फादर अनअफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, मतलब पिता और माता का चयन हम ऐसे केस पर स्टडी करेंगे। ऐसे केस का हमने चयन किया जिसमें जो पिता हैं वो किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं है, ठीक है। जो माँ है वो कैरियर है हीमोफीलिया की, मतलब वो हीमोफीलिया रोग की वाहक हैं, यानी कि उनका जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या संभावनाएं हैं, मतलब जो बच्चे होंगे तो क्या संभावनाएं हैं कि किस किस तरीके के बच्चे हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स फॉर ईच प्रेगनेंसी। अब सामान्य तौर पर आज इतनी एडवांस जमाना होने के बावजूद भी सामान्य तौर पर कोई कपल है, यदि मतलब पिता और माता वुड बी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता बनने वाले हैं, उसका कोई ऐसा हीमोफीलिया का टेस्ट पहले से नहीं कराया जाता कि मदर कैरियर है या नहीं है, ऐसा पता चल जाए। तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा, सामान्य विवाह हुआ होगा, सामान्य शादी हुई होगी जिसमें जो मेल है यानी कि जो फादर है
वो अनअफेक्टेड है इस रोग से, और जो मदर है वो वाहक है। क्योंकि जो मदर वाहक है उसके शरीर में उस रोग का लक्षण नहीं है, है ना, तो उसको पता भी नहीं है कि वो इस रोग की वाहक है। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं ऐसे केस में, यदि प्रेगनेंसी हो तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अब 4 तरीके की संभावनाएं हैं जिसका 25-25% चांस है। पॉसिबिलिटी है कि यदि महिला का सामान्य एक्स क्रोमोसोम जो है वो पुरुष के वाई क्रोमोसोम के साथ मैच करे, तो क्या होगा, एक बेटा होगा विदाउट हीमोफीलिया, यानी मेल चाइल्ड होगा लेकिन रोग से बच जाएगा। ठीक है, यानी सामान्य लड़का होगा और वो भी कैसा, अपने पिता के समान होगा। दूसरी संभावना है जो 25%, वो भी संभावना है क्या, कि यदि पिता का एक्स क्रोमोसोम माता के सामान्य वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच हो, तब जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें जो जाइगोट बनने के बाद आगे एम्ब्रियो बन के डेवलपमेंट होगा, वो चाइल्ड कैसा होगा, वो डॉटर चाइल्ड होगी, यानी कि फीमेल चाइल्ड होगी, लेकिन सामान्य होगी, मतलब हीमोफीलिया की वाहक नहीं होगी। तीसरी संभावना है जो वर्स्ट केस है कि इसमें क्या हो, इसमें यदि माँ का वो एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ अटैच हो, क्योंकि वाई तो अनअफेक्टेड है, एक्स वाई दोनों ही अनअफेक्टेड हैं, फादर जो है वो हीमोफीलिया रहित हैं। ठीक है, तो यदि पिता का वाई और माता का एक्स क्रोमोसोम जो हीमोफीलिया जीन जिस पर मौजूद है वो अगर आपस में कॉम्बिनेशन करता है तो फिर वर्स्ट सिचुएशन आती है। यहाँ पर जो पुरुष होगा, यानी कि जो मेल चाइल्ड होगा, जो बेटा होगा, वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा। मतलब इसके केस में ऐसा है कि इसका जीवन जो है वो मुश्किलों में आ जाएगा। कैसे, अगर इसको कहीं छोटी सी भी चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग इसके शरीर में बहुत ज्यादा होगी और ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड होगा, मिसिंग होगा। चौथी संभावना क्या है कि सामान्य पुरुष यानी कि एक्स या इसका एक्स लिया और महिला का अफेक्टेड वाला जीन, महिला का जो अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम था उसके साथ मैच हुआ। यहाँ पे एक बेटी होगी जो स्वयं हीमोफीलिया रोग से पीड़ित नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, वो अपने माँ के समान कैसी हो जाएगी, हीमोफीलिया की वाहक हो जाए। तो 25% संभावना ये है कि पुरुष मतलब पिता के समान एक बेटा हो जाए, 25% संभावना ये है कि माँ के समान एक बेटी हो जाए। ठीक है, 25% संभावना ऐसी है कि सामान्य बेटी हो और 25% संभावना ये भी है कि जो बेटा है वो सामान्य ना हो करके रोग वाला हो जाए, यानी डिजीज, हीमोफीलिया डिजीज से ग्रसित बेटा हो जाए। ये 4 संभावनाएं अलग अलग हैं। अब इसमें भी वर्स्ट सिचुएशन कब हो सकती है, जैसे कि आपने पढ़ा है, तो जो पढ़ा है अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं हीमोफीलिया रोग की वाहक होती हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसी संभावना नहीं है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो, है ना। तो ये आपको, जब आपको पहले से पता रहेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो इसका आप आंसर कर पाएंगे। देखिए, एक संभावना ये है कि मतलब ऐसी ये असंभव नहीं है कि बेटी को हीमोफीलिया रोग नहीं हो सकता, है ना, लेकिन उसके लिए सिचुएशन बिल्कुल ही वर्स्ट होगी, तब इस तरीके का केस आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर महिलाएं हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं होती हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो, अब जैसे हमने इस वाले में देखा कि जो बेटा हुआ
ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है ना। अब मान लीजिए अगली पीढ़ी आती है, अगली पीढ़ी में ये जो बेटा हुआ था जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित था, उसकी शादी एक ऐसी महिला से हो जाए जो हीमोफीलिया रोग से क्या है, पीड़ित तो नहीं है लेकिन हीमोफीलिया रोग की वाहक है। ऐसी परिस्थिति में फिर से पॉसिबल आउटकम्स होते हैं अलग अलग प्रेगनेंसी के। वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी माता और पिता की किस्मत पर डिपेंड करता है कि एक सामान्य लड़का हो जाए, एक मेल चाइल्ड हो, और ऐसा हो जो सामान्य हो, मतलब जिसको हीमोफीलिया रोग का लक्षण ही बिल्कुल सामने ना आए, जिसमें ये लक्षण पहुंचे ही ना, एक सामान्य बेटा हो जाए। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कैसे? जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसी पर हीमोफीलिया का जीन मौजूद होता है, तो इसका सामान्य वाई इसके सामान्य एक्स के साथ अगर मैच करे तो क्या है, सारा खेल, सारा जो वंशागति का जो भी नियम है, जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, वो सारा का सारा खेल क्रोमोसोम्स पर उपस्थित जीन्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सामान्य बेटा हो सकता है, 25% ही उसकी संभावना है, जिसमें सन है विदाउट हीमोफीलिया। अब 25% संभावना ये है कि बेटी हो और बेटी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाए, उसके लिए इस एक्स का इस एक्स के साथ मैच होना आवश्यक है। फिर 25% संभावना ये भी है कि एक बेटा हो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाए, जो कि सामान्य तौर पर हो जाता है, और 25% संभावना ये भी है कि मदर जो है वो हीमोफीलिया की कैरियर है, तो बेटी जो हो वो भी हीमोफीलिया की कैरियर हो जाए। तो ये तो बच्चों हो गई हीमोफीलिया की बात। दो सिचुएशन यानी दो केसेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला रोग है आपका फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। फीमेल तभी सफर करती है इस बीमारी से जब होमोजाइगस कंडीशन आती है। फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक is extremely rare because mother of such a female at least carrier and the father should be hemophilic. फीमेल, यदि कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसका हीमोफिलिक होना जो है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है, क्योंकि ऐसे केस में वही मैंने आपको बताया कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगी तब ऐसा केस होगा जहां पे जो महिला है वो सामान्य न होकर के हीमोफीलिया की वाहक हो, और जो पुरुष है वो कैसा हो, वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो। ऐसे में क्या होता है, अफेक्टेड ट्रांसमिट्स द डिजीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर। डॉटर कैन रिसीव द डिजीज फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, यानी बेटी को ये रोग दोनों से मिल सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि माँ से ही मिले। अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हैं पिता और महिला सामान्य, जैसे दो केस मैंने आपको बताए, एक होमवर्क के तौर पर आप भी करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन लीजिए जिसमें पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो और महिला जो है वो सामान्य हो, तब इस प्रेगनेंसी से क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं ये आपको लिखना होगा। जहां पर पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो और महिला जो है वो सामान्य हो, है ना। अभी तक हमने पहले केस में जो स्टडी की थी वो हमने देखा कि सामान्य पुरुष और वाहक महिला। दूसरा केस हमने देखा हीमोफिलिक पुरुष और वाहक महिला। तीसरा केस आपको खुद से लिखना है, खुद से तैयार करना है। वो सिचुएशन क्या होगी, वो सिचुएशन होगी कि हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य महिला। ये जो रोग है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली हिस्ट्री में जब पेडिग्री एनालिसिस के समय देखा गया, तो क्वीन विक्टोरिया इस
रोग की वाहक थी, तो उनकी फैमिली में बहुत सारे हीमोफिलिक पुरुष हुए। इसी कैटेगरी में आपका एक और रोग आता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जिसमें जिस व्यक्ति को ये रोग होता है वो व्यक्ति कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। द नॉर्मल ह्यूमन रेटिना कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, द रॉड सेल्स एक्टिव ओनली इन लो लाइट एंड द कोन सेल्स एक्टिव इन नॉर्मल डे लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर परसेप्शन। 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं, 3 तरीके के सेल्स होते हैं। कोन्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कोन सेल्स की हम बात करें जो नॉर्मल डे लाइट में एक्टिव होते हैं, जो कलर परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। वेवलेंथ के आधार पे, लाइट्स की तरंग दैर्ध्य के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रेड कोन्स जो 64% तक होते हैं, दूसरे होते हैं ग्रीन कोन्स जो 32% तक होते हैं, और तीसरे होते हैं ब्लू कोन्स जो केवल 2% तक होते हैं। अब टाइप्स कलर ब्लाइंडनेस की दिखाई गई है आपको, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो बहुत हम बात नहीं करेंगे, केवल नामों को याद करना है, कोई इसमें बहुत ज्यादा आपको अंदर नहीं घुसना। मोनोक्रोमेटिज्म में क्या होता है कि सारे कलर्स जो हैं वो ग्रे शेड में दिखाई पड़ते हैं। डाइक्रोमेटिज्म में क्या होता है कि 2 कलर्स जो है वो उसमें कंफ्यूजन होती है, और डेल्टोनिज्म में क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर में कंफ्यूजन होती है। अब इसको समझने के लिए आप अगर चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो जब आप ये देख रहे हैं आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि ये सामान्य व्यक्ति की आंखों से देखा गया ट्रैफिक लाइट है, और ये सामान्य व्यक्ति की आंखों से देखे गए सेब हैं, और ये जो है ये दूसरा वाला राइट हैंड साइड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको देखने के लिए सामान्य आंखों का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब ऐसी आंखों द्वारा ये देखा गया जो वर्णांध थी, है ना। इसमें क्या है, अंधापन, इसको हम रंगों का अंधापन कह सकते हैं, जहां पे दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन रंग नहीं दिखाई पड़ रहे। दुनिया तो दिख रही है लेकिन रंगों का अंधापन है, यानी रंग नहीं दिखाई दे रहे। अंधे व्यक्ति को क्या होती है, दुनिया नहीं दिखाई देती है। पर वर्णांध व्यक्ति के साथ क्या सिचुएशन होती है कि वर्णांध व्यक्ति को दुनिया तो दिखाई देती है पर ग्रे के शेड में दिखाई देती है, उसे रंग नहीं दिखाई पड़ते। जैसा कि इस स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, ऊपर सब्जियों, रंग बिरंगी सब्जियां हैं जो वर्णांध व्यक्ति को केवल ग्रे शेड में नजर आ रही हैं, हल्का और गहरा। एक महिला है, एक लड़की है जो रंगीन पेड़ों के साथ, हरे और नीले फूलों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रही है, जिसमें उसने ड्रेस जो पहनी है वो रेड कलर की पहनी है। पर एक वर्णांध व्यक्ति की आंखों से यदि देखा जाए तो उसको उसकी ड्रेस का कलर नहीं दिखाई पड़ रहा, वो ग्रेइश नजर आ रहा है। तीसरे फोटो में देखेंगे, वहां पे भी घास का मैदान है जो हरे रंग का है और फूल हैं जो लाल रंग के हैं, लेकिन एक वर्णांध व्यक्ति की आंखों से यदि देखा जाए तो ग्रे के शेड में नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है बच्चों कि कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रंगों के लिए अंधापन है, जहां पर रंग दिखाई नहीं देते। दुनिया तो दिखाई देती है पर रंग दिखाई नहीं देते, और रंगों के बीच अंतर करना और आइडेंटिफिकेशन करना इस प्रॉब्लम में मुश्किल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो गोले में आपको कुछ डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, डॉट्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें कुछ बच्चे इन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, कुछ बच्चे इन नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। सभी बच्चे जो भी उनको दिखाई पड़ रहा है आइडेंटिफाई करके अपनी नोटबुक में साइड में लिखेंगे।
उसके बाद मैच करेंगे कि क्या ये जो दिखाई दिया आपको नंबर वो सही था, करेक्ट था या नहीं करेक्ट था। फटाफट से जितने भी गोले हैं, इन गोलों में जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन नंबर्स को आप अपनी कॉपी में साइड में कहीं नोट करेंगे। और उसके बाद फिर हम जब मैं बताना शुरू करूंगी तब आप मैच करेंगे कि क्या ये आपके द्वारा अंदाजे गए नंबर से मैच करता है या नहीं मैच करता है। अब ऊपर वाले ब्लॉक में सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं, आई थिंक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, वो सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में देख रहे हैं आप ए के सर्कल में 25 नंबर दिखाई पड़ रहा है। आप मैच करेंगे कि आपने क्या लिखा है। बी में 6 दिखाई पड़ रहा है, पर आप मैच करेंगे कि आपने क्या लिखा है। सी में आपको 45 दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आपको मैच करना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कौन सा अंक दिखाई पड़ रहा है आपको। डी में 8 दिखाई पड़ रहा है, आपको मैच करना है अपने मार्क्स, अपने नंबर से कि क्या आपको कौन सा अंक दिखाई पड़ रहा है। ई में बच्चों 56 दिखाई पड़ रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल है अंदाजा लगा पाना, लेकिन देखिए आप कि आपने क्या अंक लिखे हैं। एफ में 29 नजर आ रहा है, आप मैच कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा है। यहाँ हम इधर राइट साइड पे चले आते हैं, यहाँ पे 12 नजर आ रहा है और उसके बगल में 3 नजर आ रहा है, या शायद 5 नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है ये आप देखेंगे। मुझे 5 नजर आ रहा है, उसके नीचे 8 दिखाई दे रहा है और उसके बगल में 3 दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे आपको 29 दिखाई दे रहा है और उसके बगल में 15 दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको देखना है कि आपको कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हो गई बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात। ये हो गई किसकी बात? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। इसके बारे में आप सभी ने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो यदि बढ़ जाए तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यदि क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसको आप सभी नोट करेंगे। 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हैं। कौन कौन से हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हैं जो हैं 3। कौन कौन से? पहला है डाउन्स। तो डाउन सिंड्रोम का क्या है लक्षण? इसमें ट्राइसोमी देखी जाती है, क्रोमोसोम 21 की एक एडिशनल कॉपी मिल जाती है। इसमें सर का जो आकार है वो छोटा होता है, जीभ में खांच होती है, सामान्य तौर पे आंशिक तौर पे मुंह खुला रहता है, हथेली चौड़ी रहती है और मेंटल जो है ग्रोथ रुक जाती है। मतलब मानसिक तौर पर जो वृद्धि है वो ठीक नहीं होती है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें होती है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, है ना। अब इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों पड़ा? कभी कभी जब आपको नाम समझ में ना आए तो ये अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पे क्या देखा गया है कि जब आपको नाम कोई समझ में, जैसे डाउन सिंड्रोम है तो इसका डाउन होने से कोई संबंध नहीं है। जो डाउन्स थे ये थे वैज्ञानिक के नाम पे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया, इसलिए उनके नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम कह दिया गया।
डिसऑर्डर को सर्वप्रथम किसने खोजा था लैंगडन डाउन ने। कब खोजा था? 1866 में। ये आपको नोट करना है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया क्रोमोसोम 21 का। यहाँ पे जो क्रोमोसोम 21 थी इसकी एडिशनल कॉपी मिली। क्या हुआ? एडिशनल कॉपी बनी। मतलब क्रोमोसोम जो था वो कैसा हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, है ना। इसी तरीके से आपका दूसरा वाला है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस XXY यानी कि 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें मेल में X क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी पाई जाती है। बच्चों, आज की क्लास में आपके इस चैप्टर का सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्लास में बच गया आपका टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आप इसी समय नोट कर लेंगे। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की फीमेल में क्या पाई जाती है? कमी। और इस रोग में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में जो महिला होगी वो फर्टाइल नहीं होगी। यही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में हम इस चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। और आज की क्लास को अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।